So we were discussing about the classification of the land pollution materials. ठीक है, तो लैंड पॉल्यूशन मटेरियल जितना भी है उसको हम क्लासिफाई करेंगे इनटू थ्रीज. फर्स्ट इज द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या है? दैट इज द ट्रैश फ्रॉम होम्स, पीस ऑफ फर्नीचर, प्लास्टिक एंड मेटल्स. जितना भी ये होम से हमारे घरों का जितना भी ट्रैश होता है, या फर्नीचर के कोई पीसेस हैं, या प्लास्टिक है, या मेटल्स हैं, ये सारे म्युनिसिपल में आते हैं. देन द कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट. जो कंस्ट्रक्शंस का वेस्ट होता है, कंक्रीट, एस्फॉल्ट, मेटल ऑब्जेक्ट्स, ये है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट. देन द हैजर्डस वेस्ट. हैजर्डस वेस्ट कौन सा वेस्ट होता है? ये होता है कि जो लाइफ के लिए हैजर्डस है, जो लाइफ के लिए डेंजरस है, जो लाइफ के लिए खतरनाक है, वो कौन सा है? पेट्रोलियम रिफाइनरीज, मशीन शॉप्स, पेपर मिल्स. यहाँ पे बेसिकली केमिकल्स यूज होते हैं, ठीक है, एंड दीज केमिकल्स आर very hazardous to health. Okay, then the solid waste management पे आ जाता है कि हम सॉलिड के जो सॉलिड वेस्ट होता है हमारा, उसको मैनेज किस तरह करते हैं. लैंडफिल. फर्स्ट इज द लैंडफिल. लैंडफिल क्या है? लैंडफिल है कि हम जमीन को खोदें, उसमें वेस्ट को डालें, ऊपर से दोबारा उसको कवर कर दें और बस वो अंदर ही डिकम्पोज होगा, खत्म हो जाएगा. सेकेंड इज द इंसिनरेशन, कि हम उसको आग लगा दें. ठीक है, हम उसको क्या करें? हम उसको वेस्ट को आग लगा दें. थर्ड इज द रिसाइकलिंग, कि हम उसकी रिसाइकलिंग करें, हम उसको दोबारा यूजफुल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफर करें और उसके बाद उसको दोबारा यूज में लेकर आए. तो देयर आर द थ्री मेथड्स. ओके, देन इज द लैंडफिल्स. क्या है कि साइट्स जहाँ पे डंप किया जाता है रबिश, गार्बेज को या दूसरे सॉलिड वेस्ट को. आपको लैंडफिल्स के बारे में पता होना चाहिए. अब सैनिटरी लैंडफिल्स हैं, इंडस्ट्रियल लैंडफिल्स हैं, एमएसडब्ल्यू लैंडफिल्स हैं. ठीक है, ये हाउस होल्ड्स और ये इस तरह की चीजों को एक्सेप्ट करते हैं. और कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट लैंडफिल्स हैं. जितना भी कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट है उसके लिए लैंडफिल्स जो बनाया जाता है. ठीक है, अब सैनिटरी लैंडफिल्स क्या है? ये क्या है कि ये हैजर्डस वेस्ट जितना कि हॉस्पिटल का वेस्ट है, जैसा कि उसको जो है लैंडफिल में डाला जाता है. दिस मेथड इज बेटर देन ओपन डंपिंग मेथड बिकॉज ओपन डंपिंग मेथड कॉज फाउल स्मेल एंड कैन एक्सेलरेट लैंड पॉल्यूशन. ओपन डंपिंग में अगर डालेंगे मतलब ऊपर से गड़ा जो है वो खुला रहेगा, तो क्या होगा? उसमें फाउल स्मेल वो छोड़ेगा और उसके बाद लैंड पॉल्यूशन और ज्यादा हो जाएगा. In 1935, a new system was arrived in California that is known as sanitary landfilling method. In this method, a large is selected for the disposal of waste and digging process comes into action. Basically, एक large cut of land जो है उसको select किया जाता है कि वेस्ट को डिस्पोज करना है, उसके बाद डिग किया जाता है, उसके बाद उसको बरी किया जाता है प्रॉपरली. ठीक है, और ऊपर से लैंड को जो है कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है अगेन विद द सॉइल. तो ये है सैनिटरी लैंडफिल. इंडस्ट्रियल भी इसी तरह, बाकी लैंडफिल्स भी इसी तरह ही, इनको गड्ढे खोद के उनको ऊपर से फिल कर दिया जाता है. देन इज द लैंडफिल साइट सिलेक्शन क्राइटेरिया. क्या होता है? ग्राउंड की लोकेशन क्या है, ग्राउंड का वाटर टेबल क्या है, उसके बाद साइल लेयर जो है 3 मीटर मिनिमम साइल लेयर जो है उसको डिग किया जाता है. देन इज द पब्लिक एंड प्राइवेट इरिगेशन वाटर सप्लाई वेल्स शुड बी वेल away from the boundaries of the landfill sites because these supply wells will be at risk of contamination. जिधर से पानी गुजर रहा हो, चाहे वो पब्लिक वाटर हो या प्राइवेट वाटर हो, वहां से उससे दूर जो है ये लैंडफिल्स होने चाहिए. इनकी एक मस्ट जो है, एक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये कंटामिनेट कर सकते हैं वाटर को. रेजिडेंशियल एरिया से 500 मीटर अवे हो, कमर्शियल एरिया से 20 मीटर अवे हो. ठीक है, हाईवेज और मोटरवेज जो है उनसे 450 मीटर अवे हो. ठीक है, लैंडफिल साइट जो. तो ये जो है ये क्राइटेरिया है, ये आपने पढ़ लेना एक दफा. लेकिन आपको इनकी डेफिनेशंस और कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या मेथड्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए. अब उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन एनवायरमेंटल साइंस. क्योंकि हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं कल से, तो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस
ठीक है, ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको हम GIS कहते हैं। इसका रोल क्या है, रिमोट सेंसिंग और GIS का रोल क्या है एनवायरमेंटल साइंस में, तो इसका हम रोल थोड़ा सा पढ़ेंगे। रिमोट सेंसिंग जो है, रिमोट बेसिकली कब यूज किया जाता है, जब आपसे कोई चीज बहुत दूर हो या थोड़ी सी दूर हो, आपकी उस हद तक रसाई ना हो, तो आप रिमोट के जरिए उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। means something which is far away. Sensing is getting information or getting data. Remote sensing मतलब रिमोट के जरिए आप उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आप गाड़ी का रिमोट रखते हैं, आपको पता है कि आपके पास रिमोट है, आपके ऑन करने से ऑन होगी वरना ऑफ रहेगी। The science and technology by which the characteristics of interest can be identified without direct contact through ground-based, airborne or space-borne sensors using the part of electromagnetic spectrum. बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यूज करके, ये रिमोट्स को यूज करके आप लैंड्स के बारे में, ग्राउंड्स के बारे में या जिन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें ले सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि ये ब्रॉड एरिया को एट अ टाइम ऑब्जर्व इससे किया जा सकता है। देन इज द टू ऑब्जर्व द एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एक लॉन्ग पीरियड के लिए हम उसको एरिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं। हमारा जाना अगर पॉसिबल नहीं भी है तो हम उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। टू नो द कंडीशन एनवायरनमेंट विदाउट डायरेक्ट कंटेक्ट, अपने डायरेक्ट कंटेक्ट के बगैर भी हम उसको, उसकी जो कंडीशंस हैं और जो एनवायरनमेंट है उसको हम जान सकते हैं। दिस इज द रिमोट सेंसिंग। ओके, आई होप कि आपको इसका आइडिया हो गया होगा। अब रिमोट सेंसिंग और इसके प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट मेरे ख्याल में जो हमारी मीटिंग का टाइम है वो एंड होने वाला है। जस्ट 1 मिनट रहता है, हम दोबारा जब ज्वाइन करेंगे इसी लिंक से तो हम ये पढ़ेंगे।